आपका मातृभूमि एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में, और हमने इसका पहला वाला पार्ट समझ लिया था कि जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन किस तरीके से राजस्थान में शुरुआत होती है, कहाँ कहाँ पर, जैसे हमने सबसे पहले तो यही देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पे किसान आंदोलन हुए हैं और उनको हमको पढ़ना है। इसी क्रम में मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन में पूरी डिटेल बताई थी और उसके प्रथम चरण को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो ये टॉपिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण और तीसरे चरण के बारे में इसमें हम बताएंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो दूसरे चरण में किस प्रकार से आगे बढ़ा और तीसरे चरण में किस प्रकार से आगे बढ़ा। अगर हम इसमें देखें, वापस एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, तो आप देखोगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन में मैंने सबसे पहले जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया था वो कौन से सन से कहाँ तक था, 1897 से 1941 तक। इसको मैंने कहा था कि ये कितने चरण में हुआ है, आपके ये जो है वो 3 चरण में हुआ। पहला चरण मैंने आपको बताया था 1997 से ये आपके कितना है 16 तक, मतलब 1916 तक। दूसरा 1916 से 1923 तक, और तीसरा इसका जो चरण बताया था वो था कितना 1923 से 1941 तक। इसके बाद ये आपको थोड़ा सा इसमें बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ है तो उसमें बिजोलिया के बारे में थोड़ा सा हम अगर देखें तो आपको बताया था कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इसके संस्थापक कौन है, और उस समय अगर हम करें बात कि भाई जो मेवाड़ है, मेवाड़ में कौन शासन कर रहे थे। मेवाड़ रियासत है वो जैसे मेवाड़ रियासत में ही बिजोलिया क्या है उनका प्रथम ठिकाना था, यानी ऐसा ठिकाना जिसमें बहुत सारे गांव थे और वो बहुत बड़ा ठिकाना था, इसलिए इसको प्रथम मतलब ठिकाना भी कहा जाता था। और उसके बाद इसमें हमने पूरा देखा था कि भाई इसमें धाकड़ जाति के किसान है वो 60% धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर रहते थे। अब आगे आपने इसमें देखा था कि जो किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ है, वैसे तो बिजोलिया जो है आपके कहाँ पड़ रहा है, वर्तमान भीलवाड़ा में है वो, और भीलवाड़ा कहाँ था, आपके मेवाड़ रियासत में था। इसके आगे हमने देखा था कि भाई 1894 से बिजोलिया किसान आंदोलन के क्रम को हमने पढ़ा था, और 1894 में आपको बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके बिजोलिया में ठिकानेदार कौन थे, राव गोविंद दास, और इनकी मृत्यु के बाद कौन बनते हैं, किशन सिंह ठिकानेदार बनते हैं। और इन्होंने आते ही क्या कर दिया, अपनी नीति और प्रबंधन किसानों के प्रति क्या कर दिया, बदल दिए है, चेंज कर दिए है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जो बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे किशन सिंह, इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, चवरी, देखो बिजोलिया की जो ठिकानेदार किशन सिंह थे उन्होंने 1903 में कौन सा कर लगाया ये भी बताया था, कौन सा, चवरी कर। और चवरी कर के बारे में मैंने बताया था कि ये जो चवरी कर है वो शादी के समय जो महिला होती थी, जो शादी के समय जो मतलब जिसका विवाह हो रहा है, जिस लड़की का विवाह हो रहा है, उस लड़की के विवाह के समय चवरी कर लगाया जाता था और 5 रुपए उस कर के रूप में आपको ठिकाने में अदा करने पड़ते थे। तो यह कर जो आपके 1903 में किशन सिंह ने लगाया था, इसका विरोध भी खूब हुआ था। अब इसके आगे आप देखोगे तो 1906 में पृथ्वी सिंह आते हैं, और 1906 में पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई का कर लगा देते हैं और गन्ना पे जो टैक्स है उसको दुगना कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि भाई तलवार बंदाई का कर किसने लगाया, तो आप कहोगे पृथ्वी सिंह 1906। चवरी कर किशन सिंह ने कब लगाया, 1903 में लगाया। और किसने लगाया, तो किशन सिंह ने लगाया। चवरी कर में कितने रुपए का टैक्स था, तो आप याद रखोगे 5 रुपए का टैक्स जमा करवाना पड़ता था, कहां पर, ठिकाने में। ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि भाई यहाँ पर 1914 में क्या था, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन है, केसरी सिंह वहां पर क्या है मतलब शासक बनता, मतलब वहां पर ठिकानेदार बनता है। लेकिन वह ठिकानेदार अल्प वयस्क होता है, यानी केसरी सिंह क्या है इसमें अल्प वयस्क है। इस वजह से वहां का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण किसके पास आ जाता है, वो महाराणा के पास आ जाता है। और महाराणा उसके लिए किसको, अमर सिंह राणावत को वहां प्रशासक के रूप में भेजते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो उनके अल्प वयस्क जो पुत्र है उनका नाम क्या है, तो उनके अल्प वयस्क पुत्र का नाम क्या है, केसरी सिंह। और कहा जाता है कि केसरी सिंह जब अल्प वयस्क थे तो महाराणा सांगा ने, या फिर कहे कि जो महाराणा थे उन्होंने किसको वहां का प्रशासक नियुक्त किया, तो वो कौन थे, अमर सिंह राणावत। चलिए साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण या द्वितीय चरण को आज हम पढ़ेंगे। और द्वितीय चरण में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण है उसका सन याद रखिएगा, 1916 से लेके 1923 तक का जो कालक्रम था उसको बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कहते हैं। अब इस द्वितीय चरण की बात देखिएगा कि यहाँ पर देखिए आप सन देखना, 1916 की बात करता हूं मैं। 1916 में साधु सीताराम दास, कौन, साधु सीताराम दास, और उन साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में
एक किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। यानी किसान पंच बोर्ड अगर बोला मतलब कहा जाए कि किसान पंच बोर्ड है, उसका गठन किसने किया है, तो वो किसने किया है, साधु सीताराम दास ने किया है। इसी 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर क्या है, विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं और बिजोलिया। अब बात आती है 1917 में, किसकी बात आती है, 1917 की बात आती है। तो 1917 में ही विजय सिंह पथिक के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर बिजोलिया किसान पंचायत, तो बिजोलिया किसान पंचायत का जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जा रही है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आप देखोगे कि विजय सिंह पथिक को न्योता कौन दे रहे हैं, साधु सीताराम दास उनको आग्रह करते हैं कि आप यहाँ पर बिजोलिया में आइए और यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करिए। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो है साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका क्या कर देते हैं, नेतृत्व शुरू कर देते हैं। यहीं पर इस कालक्रम में सबसे पहले 1917 में जो विजय सिंह पथिक है वो क्या करते हैं, बिजोलिया किसान पंचायत का गठन करते हैं, बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना करते हैं और उसके लिए सन आप याद रखोगे 1917। इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो बिजोलिया किसान पंचायत जो विजय सिंह पथिक के द्वारा बनाई जाती है तो उसका सरपंच किसको बनाया गया, उसका मुखिया किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा मन्ना पटेल को उसका क्या किया गया है, मुखिया बनाया गया है या फिर सरपंच बनाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साधु सीताराम दास इस बिजोलिया किसान आंदोलन में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं और नेतृत्व संभालने के बाद 1917 में सबसे पहले वो बिजोलिया किसान पंचायत का गठन करते हैं और उस पंचायत का मुखिया किसको बनाते हैं, मन्ना पटेल को बनाते हैं। अब इसके आगे देखोगे 1919 की कंडीशन, तो 1919 में क्या हुआ अगर आप इसको देखोगे तो 1919 में सरकार ने क्या किया, मांडलगढ़ के जो हाकिम थे उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडलगढ़ के जो हाकिम थे क्या नाम था उनका, बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्या थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और इनकी अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया, एक जांच आयोग का गठन किया। तो आप कहोगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन में मेवाड़ सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का नाम बताइए, तो उनके द्वारा मेवाड़ सरकार के द्वारा जो जांच आयोग है उसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जांच आयोग एक बिठाया जाता है और इस जांच आयोग की रिपोर्ट आती है और वो किसानों के पक्ष में फैसला देता है। साथियों किसके पक्ष में फैसला देता है, किसानों के पक्ष में ये क्या अपना फैसला देता है और ये कहता है कि सरकार को करों में कमी करनी चाहिए, जो टैक्स है उस टैक्स में कमी करनी चाहिए। साथ ही कहता है कि जो बंदी किसान है, जो सरकार ने किसानों को जो बंदी बना रखा है उनको रिहा कर देना चाहिए। ये दो मेजर पॉइंट थे जो बिंदुलाल भट्टाचार्य है उनकी रिपोर्ट में। अब आगे आप देखोगे तो यहाँ पर इस रिपोर्ट पर सरकार ध्यान नहीं देती है, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने एक तरीके से ये क्या बनाया है, आपके जांच आयोग बनाया है और इस जांच आयोग के जो रिजल्ट आए हैं यानी इस जांच आयोग के जो फैसले थे उस पर क्या है, सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो विजय सिंह पथिक, अब देखिए जांच आयोग बनाया, जांच आयोग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इधर विजय सिंह पथिक जो है इस बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या है, एक्टिव है। यहाँ पर देखोगे विजय सिंह पथिक जो है इस बिजोलिया किसान आंदोलन को और जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं और इस क्रम में वह कानपुर का एक समाचार पत्र है, ध्यान दीजिएगा विजय सिंह पथिक कौन से समाचार पत्र में, तो कानपुर का समाचार पत्र है जिसका नाम है प्रताप। कौन सा नाम है, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है इसमें इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, यानी इसमें किसान आंदोलन जो है बिजोलिया का उसकी न्यूज छपवाते हैं, उसको प्रकाशित करवाते हैं। अगर इसी क्रम में देखोगे तो अन्य समाचार पत्रों में भी सिंह पथिक क्या करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की जो घटना है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको क्या है, प्रकाशित करवाते हैं। और वो कौन कौन से, तो आप याद रखोगे प्रयाग में कौन सा है, अभ्युदय, क्या है, अभ्युदय जो समाचार पत्र है वो, और कलकत्ता में है उसका नाम है भारत मित्र समाचार पत्र, और पूना में है वो कौन सा है, मराठा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको 4 समाचार पत्रों के बारे में मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो है प्रताप समाचार पत्र कहाँ का था, आपके कानपुर का था। इसी प्रकार आप देखोगे प्रयाग का कौन सा था, अभ्युदय। कलकत्ता का कौन सा था, आपके भारत मित्र। और लास्ट पूना का देखोगे वो कहाँ का है, मराठा का। अगर इसको मैं आपके इस नक्शे के तौर पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, जो ये कानपुर है, इस कानपुर में
कौन सा? प्रताप। कौन सा है? प्रताप। इधर आपके कलकत्ता था और कलकत्ता में कौन सा? भारत मित्र। कौन सा? भारत मित्र समाचार पत्र। यहां पर अगर आप देखोगे प्रयाग, अभ्युदय। अभ्युदय। तो यहाँ पर प्रयाग में कौन सा है आपके? अभ्युदय। और जो पूना है उसमें कौन सा है? मराठा। तो यहाँ पर अगर मैं इस नक्शे से आपको बताऊं तो ये आपने नक्शे से देखा कि उस समय इंडिया में कौन कौन से समाचार पत्र कहाँ कहाँ पर प्रकाशित हो रहे थे। तो आपने देखा ये मराठा जो समाचार पत्र था वो यहाँ पर पूना वाले क्षेत्र में प्रकाशित होता था। प्रताप जो था वो यहाँ पर कानपुर में प्रकाशित होता था। और ये अभ्युदय है वो कहाँ पर प्रकाशित होता था? प्रयाग में प्रकाशित होता था। ठीक है, यहाँ पर ये कानपुर में बना देता हूँ और कानपुर में कौन सा है? प्रताप है। यहाँ पर आपके पूना है और पूना में कौन सा है? मराठा है। यहाँ पर आपके कौन सा है? कलकत्ता है, कलकत्ता। और इस कलकत्ता में कौन सा है आपके? भारत मित्र। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा कौन से समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने बनाया, तो वो कौन सा था समाचार पत्र? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता था? कानपुर में प्रकाशित होता था। इसी प्रकार ये पूछा जाए आपको कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में और कौन कौन से समाचार पत्रों में जो खबर है वो प्रकाशित की गई, तो वो कौन कौन से थे? कलकत्ता में भारत मित्र, यहाँ पर प्रयाग में अभ्युदय और यहाँ पर पूना में कौन सा है? मराठा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा उस समय क्या है, एक तरीके से किसान आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी था और उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भी चला। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जब सूचना महात्मा गांधी को मिलती है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? अपने मुख्य साथी को, जिसका नाम है क्या है? महादेव देसाई। क्या नाम है? महादेव देसाई। और इस महादेव देसाई को ये क्या करते हैं? बिजोलिया में भेजते हैं। बिजोलिया के किसानों की कंडीशन को जानने के लिए महात्मा गांधी किसको? उनके मुख्य जो साथी है जिनका नाम है महादेव देसाई, उनको भेजते। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने कौन से सहयोगी को भेजा था? तो महादेव देसाई को भेजा था। किसको भेजा था साथियों? महादेव देसाई को। अब बात आती है 1919 की। कब बात आती है? 1919 की। और इस 1919 में विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? एक बहुत ही एक अच्छे मतलब एक मेन संस्थान जिसको कहते हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं। और इसका कार्यालय कहाँ स्थापित करते हैं? ये अजमेर में स्थापित करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन से संस्थान की 1919 में स्थापना की गई? तो वो क्या था? राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ पे था? तो वो कार्यालय आपको कहाँ मिल रहा है? अजमेर में। यानी पहला इनका कार्यालय स्थापित कहाँ किया गया है? अजमेर में। प्रश्न कभी कभी ये भी बनता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से सन में हुई है? तो वो कौन से सन में है? 1919 में, याद रखिएगा। आगे आप देखिएगा 1919 में इसी कालक्रम में अगर आप देखोगे कि भाई विजय सिंह पथिक है जो 1916 में तो आपको पता चल गया कि साधु सीताराम दास के आग्रह पर वो क्या करते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। उसके बाद 1917 में वो बिजोलिया पंचायत किसान पंचायत का क्या करते हैं? गठन करते हैं। और उसके बाद आप देखो 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ पर एक संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम है? राजस्थान सेवा संघ। और ये राजस्थान सेवा संघ का पहला कार्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। आगे आप देखोगे तो 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? ये देखिए बाल गंगाधर तिलक इसको क्या करते हैं? कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है, और कहाँ पर सम्मेलन होता है? अमृतसर में। तो कांग्रेस का जो अमृतसर सम्मेलन है उस अमृतसर सम्मेलन में, अमृतसर के सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? इस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव जो है मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के कहने पर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है या फिर इस प्रस्ताव को वापस करवाया जाता है। तो बहुत ही मेन या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। या प्रश्न ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? तो कब रखा गया, कहां पर रखा गया था? ये अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था। अब इसके आगे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किन के कहने पर उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया या वापस करवाया गया? तो महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के दबाव में उस प्रस्ताव को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। इसी क्रम में देखिए, ये कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और वो प्रकाशन कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। अब आप देख रहे हो कि 1919 में, और ये आप विजय सिंह पथिक कौन सी संस्थान का स्थापना कर रहे हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर रहे हैं। और उसके बाद यह 1920 में और 1922 में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। तो आप देखोगे कि विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 और 1922 में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। और वो कौन कौन सी पत्रिका है? 1920 में राजस्थान केसरी। कौन सी है? राजस्थान केसरी। और 1922 में कौन सी पत्रिका है? नवीन राजस्थान। कौन सी है? नवीन राजस्थान। और आप देखोगे तो ये राजस्थान केसरी है वो महाराष्ट्र के वर्धा से प्रकाशित की गई, और जो नवीन राजस्थान है वो कहाँ से प्रकाशित की गई? अजमेर से प्रकाशित की गई। प्रश्न अक्सर बनता है कि राजस्थान केसरी की जो पत्रिका है उसके संस्थापक कौन है, उसके प्रकाशक कौन है, इसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। प्रश्न बनता है, राजस्थान केसरी का सर्वप्रथम प्रकाशन कौन से सन में कहां पर हुआ? तो 1920 में महाराष्ट्र के वर्धा में। प्रश्न बनता है, नवीन राजस्थान नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसने किया? तो वो किसने किया है? आपके विजय सिंह पथिक ने किया है। और कहां पर किया है? अजमेर में किया है सन 1922 में। तो ये इसमें आपने एक पूरा डाटा देखा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस पूरे में अब ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये पूरा का पूरा डाटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द वो मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस नोट्स में एक तो आप इस महादेव देसाई का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध महात्मा गांधी से है और महात्मा गांधी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सूचना के लिए इनको क्या करते हैं? बिजोलिया भेजते हैं। एक याद रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने की है। इसका पहला कार्यालय कहाँ पे था? अजमेर में। एक याद रखिएगा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था, जिसमें क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था उसका प्रस्ताव रखा था। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, राजस्थान केसरी की स्थापना कौन से सन में हो रही है? 1920 में। कहां पर हो रही है? इसका प्रकाशन कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र वर्धा से। नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? अजमेर से। और कौन से सन में? 1922 में। और ये दोनों पत्रिका राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, इनका प्रकाशन किनके द्वारा किया जा रहा है? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। साथ ही ध्यान देना कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो किस तरीके से समाप्त होता है, उसमें कैसे समझौता होता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा कि जो आंदोलन है उसके लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाती है कि भाई आंदोलन की जांच के लिए या फिर उन किसानों से वार्ता के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाती है। और वो संयुक्त समिति जो होती है उसमें कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी होते हैं? अंग्रेज सरकार द्वारा जो संयुक्त समिति गठित की जाती है उसमें कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के उस समय एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड। उसी समय एजीजी के सचिव थे, ये क्या है आप साथियों देखना, सचिव है, ये क्या है? सचिव। उसी समय राजस्थान के जो सचिव थे, क्या नाम है उनका? कर्नल ओगावली। क्या है? कर्नल ओगावली उनका नाम था। इसी प्रकार आप देखोगे तो उदयपुर के रेजिडेंट थे जिनका नाम था विल्किंसन। क्या नाम था उनका? विल्किंसन उनका नाम था। इसके बाद आप देखोगे उदयपुर के दीवान भी थे जिनका नाम था प्रकाश चंद्र चटर्जी। और उदयपुर सीमा शुल्क के हाकिम थे जिनका नाम था बिहारी लाल कौशिक। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको बताया है, आप ध्यान दीजिएगा इस इंपॉर्टेंट डाटा को। और इसमें क्या कहा गया है उस पूरे को समझिएगा कि जो संयुक्त समिति गठित की जाती है आंदोलन की समाप्ति के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो राजस्थान के एजीजी होते हैं, राजस्थान के एजीजी के सचिव होते हैं, उदयपुर के एक तो रेजिडेंट और एक दीवान होते हैं, और उदयपुर के ही सीमा शुल्क के हाकिम होते हैं। और इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान के एजीजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। और कर्नल के जो कर्नल ओगावली वो थे, वो कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड के क्या थे? ये सचिव थे। इसी प्रकार उदयपुर के रेजिडेंट कौन थे? विल्किंसन।
और इसी प्रकार उदयपुर के जो दीवान थे वो कौन थे, प्रकाश चंद्र चटर्जी। और उदयपुर सीमा शुल्क के जो हाकिम थे जिनका नाम था बिहारी लाल कौशिक, इन सबको मिलाकर क्या किया गया, एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। अब आगे अगर आप देखोगे तो किसानों की ओर से इस जो समझौते हैं उसमें किस किसने भाग लिया, या फिर किसानों की ओर से गठित जो कमेटी थी उसमें कौन कौन थे, तो राजस्थान सेवा संघ के ही माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। यानी ये संस्थान राजस्थान सेवा संघ, उसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, विजय सिंह पथिक कर रहे हैं, लेकिन उसमें ही उसके कार्यकर्ता या फिर उसके दूसरे अधिकारी है माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान सेवा संघ किससे संबंधित है। इसी प्रकार आप देखोगे मोतीलाल पटेल, नारायण पटेल और राम नारायण चौधरी। तो इस प्रकार मैं कहूं कि भाई किसानों की ओर से इस समिति से वार्ता के लिए किस किसने भाग लिया, तो आप देखोगे माणिक्यलाल वर्मा को, ठीक है, ये है माणिक्यलाल वर्मा, एक तो इन्होंने भाग लिया था। ये है राम नारायण चौधरी, कौन है, राम नारायण चौधरी। और अलग से एक मोतीलाल पटेल और नारायण पटेल का आप नाम याद रखोगे। इन्होंने क्या किया है, किसानों की ओर से क्या है, इस वार्ता में भाग लिया है। अब इन दोनों की वार्ता हो रही है और समझौता कब हो रहा है, 11 जून 1922 को इनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और इस समझौते में क्या कहा जाता है, 35 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं। कितने प्रकार के साथियों, 35 प्रकार के 35 टाइप्स के जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। पूरी स्लाइड में आपको आंदोलन के लिए जो संयुक्त समिति गठित की गई उसके जो अधिकारी हैं उनका नाम याद होना चाहिए, किसानों की ओर से किस किसने भाग लिया उनका नाम याद होना चाहिए। तो ये दो मेन ही थे, ठीक है। इधर के कर्मचारी कौन, मतलब किसान कौन थे, इधर के किन किसानों ने भाग लिया, इधर के कौन कौन से अधिकारियों ने भाग लिया, इनको आपको याद रखना है। इसी क्रम में जो दूसरा चरण चल रहा था, इसमें क्या होता है, अब 10 सितंबर 1923 की बात है। कब की बात है साथियों, 10 सितंबर 1923। और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या होते हैं, विजय सिंह पथिक को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं तो 10 सितंबर 1923 से, वैसे कहीं कहीं किताबों में 10 दिसंबर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 दिसंबर भी लिखा हुआ है। यानी 10 सितंबर 1923 से आप सन ही याद रखिएगा, जैसे 1923 है तो 1923 में नेतृत्व कौन संभाल रहा है, माणिक्यलाल वर्मा संभाल रहे हैं। और ये है आपके माणिक्यलाल वर्मा। अगर हम देखेंगे तो 1923 में क्या कर दिया जाता है, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। तो पीछे जो आंदोलन होता है उसका नेतृत्व अब कौन कर रहे हैं, माणिक्यलाल वर्मा कर रहे हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, विजय सिंह पथिक को जेल होने के बाद या फिर गिरफ्तार करने के बाद जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखोगे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। एग्जामों का एक दौर आया हुआ है, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कई एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीजन है, आप सीईटी का सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको एक ऐसा कर्मचारी बना दिया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भाई आपको सब कुछ आता है। और जो कर्मचारी अगर सीईटी में सिलेक्टेड होता है या फिर जो व्यक्ति से कर्मचारी के तौर पर सीईटी एग्जाम पास करके या किसी डिपार्टमेंट में जाता है, तो आप देखोगे कि वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, क्योंकि सीईटी में पेपर को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है, इतने सारे उसमें क्या कर दिया, आपके टॉपिक दे दिए, उतने सारे इसमें क्या कर दिए है, सब्जेक्ट दे दिए है कि किसी व्यक्ति को एक दो सब्जेक्ट पर कमांड है तो उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको तत्पर रहने चाहिए। हमारे माता पिता ने कुछ मुकाम हासिल किया होगा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे ऊपर थोड़ा सा मुकाम हासिल करें। और जो ये जीवन देखोगे उस जीवन में आप एक बात ध्यान देखना कि इस जीवन में पिरामिड देखा, पिरामिड किस तरीके से नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वो संकरा होता जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी लोगों को भी अगर हम देखें इसी पैटर्न पे, तो कुछ लोग ही इसके शीर्ष पर होते हैं और वही इस दुनिया को चलाते हैं, बाकी इस बीच वाले या फिर सबसे नीचे वाले किसी तबके में या फिर किसी समूह में होते हैं। आप देखना कि आपका जन्म भले कहीं भी हुआ है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आपको अपनी क्लास चेंज करनी पड़ेगी,
और आप जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है तो आपकी क्लास वैसे भी चेंज हो जाती है। यानी आपको एक बेहतर जॉब मिल गई तो आप एकदम रातों रात आपकी क्लास चेंज हो जाती है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, तैयारी कर रहे थे, आपके ऊपर असफलता का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही जॉब मिली आप क्या हो गए, मेहनती हो गए, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, और सिलेक्शन होने के बाद आपको कहा जाता है कि अब ये तो अधिकारी है, या फिर कहा जाता है ये तो सरकारी कर्मचारी है, तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस दुनिया में आप सिस्टम देखोगे कि ये दुनिया इस तरीके से चलती है, तो हर व्यक्ति को अपने समूह को पार करके ऊपर वाले समूह में आना चाहिए। इसी क्रम में हमारी पीढ़ियों को अगर आप देखोगे तो हमारी पीढ़ियों में दादा परदादा या उनसे भी आगे वाली पीढ़ियों का अगर हम इतिहास थोड़ा सा जानेंगे, या फिर माता पिता को पूछेंगे, या थोड़ा सा अपन अपने परिवार में जानने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने अपने स्तर पर जो अचीव किया वो अच्छा था। उसके आगे की पीढ़ी है वो ज़्यादा अचीव कर रही है, उसके आगे और ज़्यादा अचीव कर रही है। हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा अचीव किया है, और उसके बाद हम अगर अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि हमने हमारी पीढ़ी को बेटर जगह ले जाना था, वहाँ नहीं ले गए और उसको बैकफुट पे ला लिया। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। और हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, इस जीवन में आप मनुष्य जीवन में जब आए हो, अगर आप सही तरीके से जीवन जीना चाहते हो तो आज का जो सिस्टम है इसमें पैसा, जिसमें अच्छी लाइफ स्टाइल, जो सब कुछ मांगता है। आप ऐसा नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, खेत में आप बैठे रहोगे, या फिर कुआं वगैरह होगा, आराम से खेती बाड़ी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 2-4 दिन की चांदनी होती है, 2-4 दिन आपको अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, पैसों का काम पैसे करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अच्छी जॉब है और इनकम का एक फिक्स सोर्स है, तो आप एक अच्छा जीवन जीते चलते हो। और अच्छा जीवन जीने के लिए ही हम जतन करते हैं। हम रात रात भर बैठ के आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई करते हैं, नींद आती है तो मुंह धो के पढ़ाई करते हैं, चाय पीते हैं। जहाँ पर हेल्थ जगह का ध्यान रखना चाहिए, हमारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो शिक्षा और जो आपकी जो विद्या, या फिर जिस शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ जिसको विद्या कहते हैं, विद्या एक ऐसी कामधेनु गाय है जो कि आपकी हर इच्छा को पूर्ति करती है। यानी अगर विद्या है तो आप एक अच्छे स्टेटस को हासिल कर लोगे, और जब आपको एक स्टेटस अच्छा मिल जाएगा तो आप देखोगे कि आप इस जीवन में जो सुख पाना चाहते हो वो आप लगभग पूरा का पूरा पा लोगे। आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप अच्छी जगह घूमना चाहते हो, आप अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी मतलब मैनेज करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी आपको शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। लेकिन कहीं पर आप में शिक्षा कम रह गई या विद्या आपके पास कम है, तो इसका मतलब सीधे सा मतलब यही है, धीरे धीरे आपका जीवन है वो कठिन होने वाला है। क्योंकि जिसके पास शिक्षा है वो बुढ़ापे में आराम से पैसा अर्निंग करता है, अच्छी नौकरी है, अच्छे जॉब है, या फिर अच्छी उसके पास अर्निंग सोर्स है, तो उसको बुढ़ापे में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, अच्छी सी सैलरी या फिर अच्छा सा पैसा उसके पास आता है, अच्छा जीवन जीता है। और जब आपके पास अब देखोगे अगर कोई जॉब नहीं है और आपने शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया, तो अभी तो आपका जीवन आपको लगेगा आसान है कि मुझे भाई पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ा है, मैं तो बस पढ़ने से मतलब क्या कर, मुझे पढ़ना नहीं, मैं ऐश कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखना बुढ़ापे में आपके इनकम सोर्सेज कम होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन कठिन होता जाएगा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का एक सबसे बेहतरीन अंतर बताता हूँ। सरकारी नौकरी में जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो, भले कुछ भी हो, आपके शरीर की कंडीशन कुछ भी हो, आप भले शारीरिक रूप से आप बीमार हो या फिर शारीरिक रूप से आप कमज़ोर होते जा रहे हो, लेकिन आपके इनकम ऑफ सोर्सेज, आपका पैसा है वो बढ़ता जाएगा। यानी बुढ़ापे में आपको सुखी रखने के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप प्राइवेट जॉब में देखोगे तो जैसे यंगस्टर होते हैं बहुत अच्छी चकाचौंध में खो जाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो आपकी सैलरी कम होने के चांसेज होते हैं। आप में एक्सपीरियंस है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फील्ड वर्क में हो या फिर प्राइवेट कोई नॉर्मल सी जॉब है, तो जैसे जैसे एज होगी आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो या फिर शारीरिक रूप से आप थोड़े अक्षम हो रहे हो, तो आपको घर भी भेजा जा सकता है या फिर आपके इनकम ऑफ सोर्सेज कम भी हो सकते हैं। यानी सरकारी नौकरी ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा बढ़ता जाएगा, और प्राइवेट नौकरी ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा घटता जाएगा। तो इन दोनों का फ़र्क आप समझिए। और आप में से कई भी कह सकते हैं सर प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उम्र होती है अच्छी सैलरी भी हो सकती है। तो देखिए अलग अलग जॉब्स होती है
और अलग अलग उनके सिस्टम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है। पर सरकारी नौकरी में तो ये आपके फैक्ट है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़नी ही है। अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था उसको वापस देखते हैं। तो बिजौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण को अगर आप देखोगे तो 1926 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? ये 1926 से शुरू होता है। और 1926 में देखना क्या होता है कि लगान की दरें बढ़ा दी जाती है। रियासत के द्वारा, ठिकाने के द्वारा क्या किया जाता है, लगान की जो दरें है उनको ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इससे किसान क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। किसान क्या हो जाते हैं? इससे दुखी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, मेवाड़ सरकार के जो बंदोबस्त आयुक्त होते हैं, उस समय मेवाड़ सरकार के एक बंदोबस्त आयुक्त थे जिनका नाम था जीसी ट्रेंच। क्या नाम था उनका? जीसी ट्रेंच। यानी ये जो दुखी किसान होते हैं वो जीसी ट्रेंच के सामने जाकर क्या करते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई जो करों की जो दरें बढ़ा दी गई है उससे हमको बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है टैक्स देने में, कर देने में। लेकिन जो जीसी ट्रेंच होते हैं इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, यानी वहां पर उनके किसानों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। आगे आप देखोगे तो 1926 में ऐसी कंडीशन होती है। 1927 में बिजौलिया किसान आंदोलन में कौन है? पथिक जी है ही है, ठीक है। और ये पथिक जी कहाँ थे? उस समय जेल में थे। 1927 में पथिक जी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पथिक जी को रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये मेवाड़ से उनको निर्वासित कर दिया जाता है। यानी मेवाड़ सरकार उनको रिहा तो कर देती है लेकिन उनको कहती है कि आप मेवाड़ में नहीं रहोगे, मेवाड़ से बाहर रहोगे, और मेवाड़ से उनको क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही मोस्ट डाटा बनता है। पथिक जी को मेवाड़ से निर्वासित करने के बाद पथिक जी कहाँ रहते हैं? तो वो ग्वालियर में रहते हैं। और ग्वालियर में भी एक गांव का नाम याद रखोगे, फुर्रासिया गांव। कौन सा गांव है? फुर्रासिया गांव। और इस फुर्रासिया गांव में रहकर ही वो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो तीसरा चरण है वो कब से शुरू हो रहा है? 1926 से शुरू हो रहा है। 1926 में क्या हो रहा है? जो लगान है 1926 में क्या हो रहा है कि जो लगान है उस लगान को बढ़ा दिया जाता है, उस लगान की दरें बढ़ा दी जाती है। इससे किसान क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद वो मिलते किससे? जीसी ट्रेंच से मिलते हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। उसी समय में दूसरी एक घटना ये होती है कि 1927 में पथिक जी को क्या कर दिया जाता है? जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि आप मेवाड़ की रियासत में नहीं रुकोगे। तो आप देखोगे कि पथिक जी को मेवाड़ की रियासत से निर्वासित कर दिया जाता है। और निर्वासित होने के बाद ग्वालियर का एक गांव है फुर्रासिया गांव, उस फुर्रासिया गांव में ये पथिक जी रुकते हैं और वहीं से क्या करते हैं? आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया था? पथिक जी के जेल में जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन जब पथिक जी रिहा होकर आते हैं तो उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा और पथिक जी के बीच में क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं। और इस मतभेद की वजह से पथिक जी क्या है? इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात कि बिजौलिया किसान आंदोलन में किस किस के बीच में पथिक जी का मतभेद किससे होता है? तो पथिक जी का मतभेद किससे होता है? माणिक्यलाल वर्मा से होता है। और ये माणिक्यलाल वर्मा और पथिक जी के बीच में जो मतभेद होता है, इसी की वजह से पथिक जी क्या करते हैं? इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है फुर्रासिया गांव कि पथिक जी को जब मेवाड़ से निर्वासित कर दिया जाता है तो वो कौन से गांव में रुकते हैं? तो कौन से गांव में? ग्वालियर का फुर्रासिया गांव था, और वहीं से वो क्या करते हैं? आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसके आगे आप देखोगे तो जो बिजौलिया किसान आंदोलन था उसमें जो महिलाओं का नेतृत्व है वो किसने किया? यानी बिजौलिया किसान आंदोलन में क्या है? महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस बिजौलिया किसान आंदोलन में जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व कौन करता है? इसको आपको मेन इंपोर्टेंट याद रखना है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन में जो महिलाएं होती है उनका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और पुत्री करते हैं। कौन करते हैं? पत्नी और पुत्री। पत्नी का नाम क्या है इनकी? नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी। इसी प्रकार अगर इनकी पुत्री का नाम कहा जाए तो क्या है? स्नेहलता। क्या है? स्नेहलता। तो आपको प्रश्न पूछा जाए बिजौलिया किसान आंदोलन में जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी पत्नी और पुत्री का नाम तो क्या है आपके? नारायणी देवी और स्नेहलता। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? जो महिलाएं होती है उनका क्या करते हैं? ये नेतृत्व करते हैं। आगे आप देखोगे 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम है टी विजया राघवचारी,